तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द पाइल फाउंडेशन और यू कैन से डीप फाउंडेशन। तो इससे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेलो फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डीप फाउंडेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हम लोग CT1 के लिए क्वेश्चन किए थे और उसके आंसर देखे थे। तो आज हम लोग केवल पाइल फाउंडेशन पे कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे वेराइटीज हो सकती है क्वेश्चन पूछे जाने का, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर वो हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लोड विच कैन बी कैरिड बाई ए पाइल इज डिफाइंड एज। द मैक्सिमम लोड विच कैन बी कैरिड बाई द ए पाइल इज डिफाइंड एज, यानी अगर पाइल के ऊपर कोई मैक्सिमम लोड आ रहा है, लग रहा है, और उसको हम लोग डिजाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं पाइल को, तो उस मैक्सिमम लोड को जिससे वो सेफली कैरी कर ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पाइल का क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये तो हम लोग बोलते ही थे। दूसरा जो वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दूसरा अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस। अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, बियरिंग रेजिस्टेंस। अब बियरिंग रेजिस्टेंस में ये वर्ड नहीं मेंशन है कि अब फ्रिक्शन बियरिंग रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन बोल रहा है कि आपका एंड बियरिंग बोल रहा है। तो केवल बियरिंग रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ सकती है। और थर्ड दिया आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या पाइल फाउंडेशन, ये भी हम लोग उस लोड को बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द मेंशन ऑप्शन इज करेक्ट। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं, अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी उस लोड को हम लोग बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखें, द अलाउएबल लोड विच द पाइल कैन कैरी सेफली इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ तो कर रहे थे अलाउएबल लोड को हम लोग बोलते हैं सेफ लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन, सेफ लोड भी बोलते हैं हम लोग। अलाउएबल लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेफ लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन ऑन पाइल फाउंडेशन। तो अलाउएबल लोड और सेफ लोड मीनिंग इज सेम, सेफ लोड। तो कह रहा है अलाउएबल लोड विच द पाइल कैन कैरी सेफली इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे, लोड टेस्ट के बेसिस पे, या स्टेबिलिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, या ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। तो जो सेफ लोड आता है, तो सेफ लोड हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कि लोड में हमारा पाइल फाउंडेशन फेल नहीं हो, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोड सेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ लोड या अलाउएबल लोड। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेबिलिटी पे, उसकी फेलियर रजिस्टेंस के अगर जो कैपेसिटी हो सकती है पाइल फाउंडेशन का, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड डायनेमिक फार्मूला। तो जैसे हम लोग पढ़े थे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा फर्स्ट मेथड था, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड था हमारा एनालिटिकल मेथड, फर्स्ट
एनालिटिकल मेथड और स्टैटिक मेथड, स्टैटिक 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 और एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड। सेकंड मेथड था हमारा, सेकंड सेकंड था डायनेमिक मेथड। तो डायनेमिक मेथड में हम लोग क्या इसमें इम्पैक्ट ऑफ हैमर यूज करते हैं। डायनेमिक कोई मैकेनिकल इम्पैक्ट यूज करके हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का डायनेमिक मेथड थर्ड याद रखेंगे, डायनेमिक मेथड। और सेकंड और थर्ड है फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड में हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़े थे, जैसे पाइल लोड टेस्ट, एसपीटी, कोन पेंट्रेशन, ये सब टेस्ट पढ़े थे। और साइक्लिक लोड टेस्ट भी पढ़े, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट भी पढ़े थे हम लोग। तो ये सारे फील्ड मेथड हैं। तो डायनेमिक मेथड के अंदर इम्पैक्ट ऑफ हैमर का यूज करके, जैसे हम लोग किसी हैमर के थ्रू पाइल फाउंडेशन के ऊपर हैमरिंग करते हैं और इम्पैक्ट के थ्रू वर्क डन होता है बाई पाइल, वो कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि डायनेमिक जो फार्मूला है, डायनेमिक जो मेथड्स हैं, उस ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कितने हैं जो डायनेमिक मेथड के अंदर आते हैं। तो ENR फार्मूला हम लोग पढ़े थे, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला, जिसको ENR फार्मूला भी बोलते थे। तो ENR फार्मूला भी हम लोग डायनेमिक मेथड के अंदर पढ़े हैं। हिलेज फार्मूला भी हम लोग डायनेमिक मेथड के अंदर पढ़े हैं। स्टैटिक फार्मूला ये हम लोग एनालिटिकल मेथड के अंदर पढ़े हैं। नन ऑफ द मेंशन कह रहा कि कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजीनियर, क्योंकि ये तो आपका एनालिटिकल मेथड है, ये किसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिक मेथड फर्स्ट मेथड यह था। दूसरा जो डायनेमिक मेथड है, इंजीनियर रिकॉर्ड फार्मूला है, हीले फार्मूला है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट शुड बी एडॉप्टेड फॉर फाइंडिंग इन अलाउबल लोड फॉर ए पाइल। तो कह रहा पाइल फाउंडेशन के केस में हम लोग अगर सेफ लोड या परमिसिबल लोड कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसे हम लोग जनरली वहाँ देखे थे तो 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाएगा कोड के अकॉर्डिंग, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं 2 से 3 के बीच में। और जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं 2.5 to 3 भी यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं 2.5। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 2.5 एंड 3, 2.5 एंड 3। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो द IS कोड रिकमेंड्स दैट फॉर द वर्किंग आउट allowable load a minimum factor of safety 2.5 or 3 should be used। तो वही मैं बोल रहा था कि 2 से 3 के बीच में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है allowable load for pile is given by the equation। तो अगर allowable load को हम लोग सेफ लोड ही बोल रहे हैं, allowable load और सेफ लोड सेफ लोड। तो ये हम लोग पढ़े थे, अलाउबल लोड और सेफ लोड इक्वल टू होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अलाउबल लोड इक्वल टू अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ए ऑप्शन अभी तो करेक्ट हो रहा। बी ऑप्शन देखा अलाउबल लोड इक्वल टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो ये तो गलत हो गया, मल्टीप्लाई ना डिवाइड होता है। और अलाउबल लोड इक्वल टू तो ये डायनेमिक मेथड के अंदर आता है अलाउबल लोड कैलकुलेट करने का, WH S+C डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो करेक्ट आंसर इसमें अगर देखेंगे जनरल फार्मूला
तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अलाउबल लोड और सेफ लोड। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। द separation of Q at any stage of loading into the cyclic test is based on the experimental value found out by तो कह रहा कि हम लोग वैसे साइक्लिक लोड टेस्ट के बारे में अगर देखें तो साइक्लिक लोड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है और जिसमें हम लोग जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो सेफली और सेपरेटली अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो आरपी रेजिस्टेंस आरपी बोला पॉइंट रेजिस्टेंस और आरआईएफ को डिनोट कर रहा है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो कह रहा कि जो साइक्लिक लोड टेस्ट है ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाउंड आउट, यानी किस पे बेस्ड है, किस के बेस पे यह निकाला गया है साइक्लिक लोड टेस्ट। तो ये है AF1 विली जो होते हैं उनका अप्रोच हम लोग साइक्लिक लोड टेस्ट के अंदर, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट के अंदर यूज किए थे AF1 विली। तो इसका अप्रोच यूज करके, इनका अप्रोच हम लोग यूज करके जो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट होता है उसके थ्रू हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ Q at any stage of loading into RP and RF in a cyclic test is based on the experimental found value of AF Van Willy in 1957 that the load on the pile toes increase linearly with the elastic compression of the soil। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फील्ड टेस्ट के अंदर, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट के अंदर हम लोग लोडिंग करते हैं और जो भी जो पाइल का टोज होता है उस पर जो लोड्स आते हैं, जो जनरेट होते हैं, चाहे वो रिएक्शन की वैल्यू है चाहे इसकी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो AF वैन विले का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप डिपेंड्स ऑन। अगर इफिशियंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप तो किस पे डिपेंड करेगा। वैसे हम लोग पढ़े थे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप इक्वल्स टू डिफाइन एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल टू n टाइम्स n मीन्स होता है नंबर ऑफ पाइल, n मीन्स number of pile n times ultimate load carrying capacity of a individual pile। ultimate load carrying capacity of a individual pile हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं। तो efficiency of pile group depends on characteristics of pile and spacing of pile, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहा है bearing capacity of soil, तो efficiency of soil जो होता है ये मेन जो डिपेंड करता है ये फीचर पे, सोयल की जो फीचर होती है, पाइलिंग का जो डायमेंशनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल एंड स्पेसिंग ऑफ पाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल एंड स्पेसिंग ऑफ पाइल। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन किया है, द एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल का मतलब ये है कि वो कैसा दिख रहा है, उसका शेप क्या है, टेक्सचर क्या है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल दैट इज लेंथ, डायमीटर, मटेरियल, इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिंग ऑफ पाइल, अब पाइल ग्रुप की बात कर रहा है तो स्पेसिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये कितनी स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइड किए हैं, प्रॉपरली स्पेस है कि नहीं, एंड टोटल नंबर ऑफ पाइल्स इन रो और एंड कॉलम। तो ये सारे पोजीशंस, ये सारे डायमेंशन इस पे डिपेंड करती है इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। तो याद रखेंगे, एक तो जो ग्रुपिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है और पाइल के शेप टेक्सचर पे डिपेंड करेगी मोस्टली, अगर देखा जाए इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following formulae can be used for determine the efficiency of pile group। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से फार्मूला हम लोग यूज करते हैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए पाइल ग्रुप का। तो डायनेमिक फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, स्टैटिक फार्मूला भी हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, हीले फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड ये डायनेमिक मेथड होता है। तो बचा एक आपका ऑप्शन सी फील्ड फार्मूला। तो याद रखेंगे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप अगर कैलकुलेट करना है तो फील्ड फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी है इज राइट आंसर, फील्ड फार्मूला। अब एक तो हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है ग्रुप पाइल के लिए अलग कैलकुलेट करते थे और इंडिविजुअल पाइल के लिए अलग कैलकुलेट करते थे। फिर उसके बेसिस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते थे एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कन्वर्स लेवेरे फार्मूला। तो हम लोग उसके थ्रू भी इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ कन्वर्स लेवेरे फार्मूला में पढ़े थे इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल ईटा जी इक्वस टू होता था ईटा जी इक्वस टू 1 माइनस 5 अपॉन 90 तो यहाँ पे याद रखेंगे 5/90 है, 5/90 फिर एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे होता था m और n-1 प्लस अब n बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में चला जाएगा कौन m। तो m-1 डिवाइड बाई m इंटू n। और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 होता है हमारा 5 यहाँ पे भी है 5 इक्वस टू आर्क 10 वैल्यू या आर्क एंगल बोलते हैं आर्क 10 वैल्यू। 5 क्या है आर्क 10 वैल्यू या इसी को आर्क एंगल कर सकते हैं। और ये होता है 5 इक्वस टू 10 इनवर्स d upon s where d equals to diameter of pile, where d equals to dia of pile and s equals to spacing of pile, spacing of pile। m equals to यहाँ पे क्या है m equals to m number of pile in a row, m equals to number of pile in row, n equals to n number of pile in column हो जाएगा in column। तो ये फार्मूला में पढ़े थे। एंड m and n वैल्यू और इंटरचेंजेबल।
तो अगर फार्मूले में m की जगह वो वैल्यू आप n लिख दे रहे हैं और n की जगह आप m लिख दे रहे हैं, तब भी जो इफिशियंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो m एंड n वैल्यू आर इंटरचेंजेबल। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फार्मूला जो एक्सप्रेशन के टर्म में हम लोग याद किए हैं, दूसरा कन्वर्स लेबेरे फार्मूला होता है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग फाइल ग्रुप की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, जैसे सीलर केनी फार्मूला होता है, सीलर केनी फार्मूले, फील्ड रूल और फिर फील्ड फार्मूला। तो ये ऐसे थ्योरी हैं, ऐसे फार्मूले हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिसके थ्रू हम लोग एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनवर्ड ड्रैग एक्टिंग ऑन द पाइल। डाउनवर्ड ड्रैग बोल रहा है, तो ड्रैग मीन्स होता है रिएक्शन जनरेट होना, यानी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई रिएक्शन जनरेट हो रहा है तो उसको बोल रहा है ड्रैग। तो कर डाउनवर्ड ड्रैग जब हम लोग जो एक्ट करता है, जनरेट होता है, एक्टिंग ऑन द पाइल ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर पाइल फाउंडेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो पाइल फाउंडेशन, ये हमारा पाइल फाउंडेशन है, और पाइल फाउंडेशन जब डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो सराउंडिंग के कारण जो यहाँ पे ड्रैग फोर्स जनरेट हो रहे हैं, डाउनवर्ड ड्रैग फोर्स जो जनरेट हो रहा है, डाउनवर्ड ड्रैग फोर्स जो जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे? तो स्किन फ्रिक्शन तो हमें होता है, जो जनरली हम लोग पढ़े थे, जो अगर मूवमेंट डाउनवर्ड है और अपवर्ड ये जनरेट हो रहा है, इसको बोलते थे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अपवर्ड, अगर इसको अपवर्ड, इसके लिए अपवर्ड जनरेट हो रहा था, अगर अपवर्ड, तो इसको हम बोल रहे थे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। और अगर डाउनवर्ड जनरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो अगर केवल जनरेट हो रहा है सरफेस पे, अब वो डाउनवर्ड है अपवर्ड है, उसी का कोई मेंशन नहीं है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फ्रिक्शन बोल देते हैं, और अगर अपवर्ड है और अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइल स्पेसिंग, the pile spacing of each pile, the pile spacing of each pile is taken as the diameter of pile. Pile spacing of each pile is taken as diameter of pile। कह रहा है कि जो पाइल ग्रुप के लिए हम लोग स्पेसिंग वर्ड यूज करते हैं, तो स्पेसिंग डाया पाइल का कितना गुना होना चाहिए, कितना टाइम्स होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग पढ़े थे, स्पेसिंग तो दो टाइप्स के पाइल होते हैं। एक तो हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन पाइल, फॉर फ्रिक्शन पाइल, फॉर फ्रिक्शन पाइल, फॉर फ्रिक्शन पाइल स्पेसिंग इक्वल लिमिटेड टू स्पेसिंग, फॉर फ्रिक्शन पाइल स्पेसिंग लिमिटेड टू 2.5 d2 3.5 d 3.5 d, and for end bearing pile, and for end bearing pile spacing is limited to, spacing is limited to 3d to 4d, and for, and in case of absent data, if need to be assume spacing for group pile, then we can assume the general value, of spacing 3d। तो अगर हमें एज्यूम करना है डेटा स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो जनरल वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3d लेके चलते हैं। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलमेंट ऑफ ग्रुप, द सेटलमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल can be computed on the assumption that
तो कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन पाइल है उस केस में, फ्रिक्शन पाइल है, बहुत सारे पाइल है, पाइल ग्रुप हैं, उस केस में अगर सेटलमेंट हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या कौन सा ऐसा एजेंट है जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं। तो पहला एजम्पशन ये है कि क्ले इज इनकम्प्रेसिबल। दूसरा, पाइल बिलो द लोअर लेवल इज इग्नोर, ऐसा नहीं है। हम लोग पाइल के नीचे जो सोयल होती है, पाइल बिलो द लोअर लेवल इज इग्नोर, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे कि कोई पाइल हम लोग प्रोवाइड किए हैं और इग्नोर कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन। तो बियरिंग रेजिस्टेंस इज जीरो, तो अगर सोयल है और बियरिंग पाइल है तो उस केस में ये भी जीरो नहीं होगा, तो ये भी एजम्पशन गलत है। जब तक मेंशन नहीं रहेगा तब तो जीरो नहीं लिख सकते हम लोग। लास्ट ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग सेटलमेंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग सेटलमेंट की बात करते हैं उस केस में जो डीके है, डीके इन सोयल इज नेग्लेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सेटलमेंट बोल रहे हैं तो सेटलमेंट मीन्स होता है वर्टिकल शिफ्टिंग या वर्टिकल चेंज या वर्टिकल डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं सेटलमेंट। तो अगर सोयल ही, अगर सोयल कंप्रेसिबल होता है तो सेटलमेंट जो होगा कंप्रेसिबल के कारण हो जाएगा, यानी जैसे ही कंप्रेस होगा सोयल और उसी को हम बोल देंगे सेटलमेंट। लेकिन जब भी हम सेटलमेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कंपेक्शन प्रोसेस हुआ है। अब कंपेक्शन प्रोसेस के पीछे या तो कंसोलिडेशन होगा या तो कंपेक्शन होगा। तो कंपेक्शन एयर के रिमूव होने से होता है और कंसोलिडेशन जो होता है वॉइड्स के अंदर अगर वाटर रिमूव हो रहा है। तो सॉलिड पार्टिकल कंप्रेस नहीं होगा, तो क्ले इनकम्प्रेसिबल, तो ये एजम्पशन सही है। तो क्ले इज इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब ये है कि इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम लोग क्ले पार्टिकल के लिए जीरो बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसिबल, अगर कंप्रेसिबल है तो सेटलमेंट उसी के कारण हो जाएगा। तब कि हम लोग जो इनकम्प्रेसिबल जो टर्म्स है वो किसके टर्म्स में यूज करते हैं, एयर के निकलने से जो वॉल्यूम, जो कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस हो जा रहा है, जो वाटर के निकलने से कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस हो जा रहा है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं, ना कि पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से। हाँ, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है। तो वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सॉलिड पार्टिकल के कारण हो सकता है और होता भी है, तो रीएडजस्टमेंट होता है। लेकिन क्ले के केस में यह सेटलमेंट हम लोग नहीं लेके चलेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल है उसी कंप्रेस होने से सेटलमेंट हो। तो अगर सेटलमेंट हम लोग बोल रहे हैं सेटलमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्ले पार्टिकल जो सोयल पार्टिकल हुआ इनकम्प्रेसिबल लेके चलेंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल, ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल। तो ग्रुप पाइल के लिए निकालना है यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल, ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल बोल रहा है। ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल बियरिंग कैपेसिटी, तो सेफ तो इफिशियंसी के टर्म में भी निकाल सकते हैं ये फार्मूला। अब जैसे ये जो हम लोग फार्मूला ऊपर ये ऑप्शन लिखा है ये सिंगल पाइल के लिए होता है, ग्रुप पाइल के लिए, ग्रुप पाइल के लिए भी लेता है, लेकिन जो नोटेशंस है वो गलत है, क्योंकि पी हम लोग यूज करते हैं पाइल सिंगल पाइल के लिए, इंडिविजुअल पाइल के लिए, और अगर जी लिखा है इसका मतलब ग्रुप पाइल। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं सही है। अब बी और सी देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल,
efficiency of group pile is equals to ultimate load carrying capacity of pile group divided by n times ultimate load carrying capacity of a individual pile तो ये फार्मूला आता है एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप पाइल के लिए। अब यहाँ से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप पाइल इज इक्वल टू n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल पाइल इनटू एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप पाइल ईटा जी। तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन में। तो n टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल इनटू n ईटा जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन द अंडर रिम्ड पाइल हैज ओनली वन बल्ब इट इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर अंडर रिम्ड पाइल हम लोग बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और एक ही बल्ब हम लोग प्रोवाइड किए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस अंडर रिम्ड पाइल को क्या बोलेंगे। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं अंडर रिम्ड पाइल यूज करते हैं एक्सपेंसिव अगर सॉइल है, अगर सॉइल के अंदर हाई स्वेरिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी है लाइक एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल, तो उस केस में जो हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल। तो अंडर रिम्ड पाइल में जो हम लोग पाइल फाउंडेशन बनाते हैं उससे डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट रखते हैं। और डिफरेंट की अगर बात करें तो होता क्या है कि हम लोग ऐसे कुछ लोकेशन में एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू या स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए, जिससे कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, क्या हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे या स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो इसमें एक तो हमें पता चल गया कि अगर सॉइल का नेचर एक्सपेंसिव या ब्लैक कॉटन सॉइल है, उस केस में हम लोग अंडर रिम्ड पाइल प्रोवाइड करते हैं। अब अंडर रिम्ड पाइल में क्या करते हैं कि जो नॉर्मल पाइल होता है उसके क्रॉस सेक्शन में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हम लोग कर देते हैं, जिससे कि ए बी की वैल्यू या ए एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ए बी या ए एस की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, ए बी या ए एस की वैल्यू बढ़ने से, अब इसमें जब भी हम लोग इसको हम बोलते हैं, जब एक्सपेंड करते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको बोलते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं बल्ब। तो बहुत सारे बल्ब बना सकते हैं पाइल के अंदर, या सिंगल एक ही बल्ब बना सकते हैं, या डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल पे, नेचर ऑफ सॉइल पे। तो अगर यहाँ से मैं हम लोग बल्ब बनाते हैं तो बल्ब बनाने से होता क्या है कि या तो ए बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ए बी की वैल्यू
एंड बियरिंग एरिया, या तो एस की वैल्यू, स्किन सरफेस एरिया, एस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ए बी या एस अगर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, अगर ए बी इंक्रीज हो रहा है तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ए एस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ए एस से इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो फाइनली अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस तरह से क्रॉस सेक्शन सेट करते हैं, इस तरह से एक्सपेंड करते हैं जिससे कि ए बी या ए एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो अगर एक ही बल्ब हम लोग बनाए हैं पाइल के अंदर तो उसको बोलते हैं सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। बहुत सारे पाइल लगाए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। बहुत सारे पाइल बनाए हैं, बहुत सारे बल्ब बना है तो उसमें उसको बोलेंगे मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। तो एक ही पाइल, एक ही बल्ब है तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ओनली वन बल्ब, तो उसको बोलेंगे सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अंडर रिम्ड पाइल इज केप्ट इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल। तो कह रहा कि अगर नॉर्मल केस में अगर कोई पाइल है जिसका डायमीटर कोई डी है, जिसकी डायमीटर अगर हम लोग ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं डी है, तो इस डी के कंपेयर में जो हम लोग बल्ब बनाएंगे, अंडर रिम्ड पाइल बनाएंगे, उसकी डाया क्या होगी। तो बल्ब की डाया क्या होगी, तो डाया ऑफ बल्ब हम लोग फार्मूला पढ़े, डाया ऑफ बल्ब, डाया ऑफ, डाया, डाया ऑफ बल्ब, बल्ब इसकी डाया को हम लोग बोल रहे हैं बी यू, लिख दे रहे हैं बी यू बल्ब। तो ये आपका होता है 2 to 3 टाइम, 2 to 3 टाइम्स डाया ऑफ, डाया ऑफ नॉर्मल पाइल। तो 2 से 3 गुना होता है डाया किसका, डाया पाइल का। तो ऑप्शन देखेंगे तो 4 टाइम्स ये भी गलत हो गया, 5 ये भी गलत हो गया, 2.5 ये सही है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.5 आ रहा था, ये सही है। और 2 से 3 के बीच में था 2 से 2.3, जो 5 है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो जानी द डायमीटर ऑफ अंडर रिम्ड पाइल इज केप्ट इक्वल टू 2.5 टाइम द डायमीटर ऑफ पाइल stem. However, it vary from 2 to 3 times the stem diameter of a pile stem. Next question, under rimmed pile foundation is most suitable for types of condition. किस टाइप्स ऑफ कंडीशन के लिए, सोयल की किस टाइप ऑफ कंडीशन के लिए अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीजनल मॉइस्चर चेंज, सीजनल मॉइस्चर चेंज, ड्राई कंडीशन सॉयल एंड कोहेसिव टाइप्स ऑफ सॉयल। तो सीजनल मॉइस्चर चेंज, तो हम लोग बल्ब ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम हो, जहाँ पे स्टेबल जोन हो, तो वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं बल्ब। तो मॉइस्चर कंटेंट फ्लक्चुएशन जहाँ कम है वहाँ पे बल्ब प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मोस्टली हम लोग फोकस करते हैं मॉइस्चर कंटेंट पे। तो सीजनल जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे हम लोग बल्ब प्रोवाइड करते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन कहाँ प्रेफर करेंगे, वहाँ सूटेबल होता है जहाँ सीजनल मॉइस्चर चेंज होगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सीजनल मॉइस्चर चेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए अंडर रिम्ड पाइल में बी डिटरमाइंड बाय। तो कह रहा कि अगर अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन है तो उस केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला है सेफ लोड टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक लोड टेस्ट। तो पाइल लोड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम लोग
मोस्ट ऑफ पाइल फाउंडेशन की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग यूज कर निकाल सकते हैं। तो IS कोड भी पाइल लोड टेस्ट जो होता है उसको रिकमेंड करता है, क्योंकि पाइल लोड टेस्ट है वह रैपिड भी है और इससे जो वैल्यू आता है, जो रीडिंग आती है वह सबसे एक्यूरेट भी आती है, इसलिए हम लोग पाइल लोड टेस्ट प्रीफर करते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल है तो उस केस में भी हम लोग पाइल लोड टेस्ट यूज करके निकाल सकते हैं। सेफ लोड टेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर पाइल लोड टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो सेफ लोड पेंट्रेशन टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे अंडर रिम्ड पाइल के केस में। तो सेफ लोड अगर नहीं है, पाइल लोड नहीं है, क्योंकि पाइल लोड में क्या है, हैमरिंग करके कहीं ना कहीं पेंट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जैक। तो यहाँ पे अंडर रिम्ड पाइल केस में इम्पैक्ट हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं पाइल फाउंडेशन को सॉइल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो सेफ लोड से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो सेफ लोड टेस्ट भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा आपका सेफ लोड करेक्ट है इस क्वेश्चन का, सेफ लोड टेस्ट। तो सेफ लोड टेस्ट क्योंकि इसमें हम लोग हैमरिंग नहीं करते हैं इसलिए पाइल से बचते हैं, लेकिन वैल्यू पाइल लोड टेस्ट से ही हम लोग प्रीफर करते हैं निकालना। So the load carrying capacity of an under-rimmed pile may be determined from the safe load test in the absence of actual test। अगर एक्चुअल टेस्ट नहीं है हमारे पास तो उसके एब्सेंस में है तो हम लोग सेफ लोड टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वही है कि अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं सेफ लोड टेस्ट। तो अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के लिए अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी तो किसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे, याद रखेंगे, may be determined by safe load test। Next question, the under rimmed pile are connected by a beam known as। अंडर रिम्ड पाइल जो बहुत सारे अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं अंडर रिम्ड पाइल बना के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारे टाइप बीम्स के थ्रू। तो उस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के केस में अगर हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं तो याद रखेंगे उसको बोलते हैं केपिंग बीम और ग्रेड बीम। उसको हम लोग बोलते हैं केपिंग बीम और ग्रेड बीम। तो ये भी RCC स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीम की तरह जो हम लोग बीम नॉर्मली बीम की पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अगर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बीम यूज करते हैं उसको याद रखेंगे केपिंग बोलते हैं, कैपिंग और ग्रेड बीम बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही इस क्वेश्चन के लिए। द अंडर रिम्ड पाइल एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे, द अंडर रिम्ड पाइल आर कनेक्टेड बाय ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम नोन एज कैपिंग बीम और ग्रेड बीम। The maximum spacing of under-rimmed pile should not normally exceed। अब यहाँ स्पेस की बात कर रहा हूँ, वैसे स्पेसिंग हम लोग पढ़े हैं, स्पेसिंग 3D जनरली वैल्यू होना चाहिए। कह रहा कि अगर अंडर रिम्ड पाइल है तो उस केस में जो स्पेसिंग है वो किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, नहीं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ के डी के टर्म में, डाया पाइल के टर्म में दिया नहीं क्वेश्चन, तो इसमें वैल्यू के टर्म में दिया है कि कितना मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर से याद रखेंगे, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंडर रिम्ड पाइल अगर है तो उस केस में स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अंडर रिम्ड पाइल शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 2.5 मीटर टू अवॉइड हैवी कैपिंग बीम। टू अवॉइड हैवी, अगर इससे ज़्यादा हम लोग स्पेसिंग कर दे रहे हैं तो जो बीम प्रोवाइड करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए अंडर रिम्ड पाइल को, उसको हैवी बनाना पड़ेगा, उसकी लेंथ भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो वो कास्टली पड़ जाएगा, ज़्यादा एक एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाएगा। अंडर रिम्ड पाइल आर नॉर्मली बोर्ड पाइल।
तो कौन सी बोर्ड पाइल होती है? तो याद रखेंगे अंडर रिम्ड पाइल जो होता है वह होता है कास्ट इन सीटू पाइल। बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल होता है, कास्ट इन सीटू पाइल। तो ये हम लोग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑन साइड जो हम लोग पाइल बना रहे हैं उसको बोलते हैं कास्ट इन सीटू पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड बीम आर डिजाइन फॉर ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ इफ द बीम आर सपोर्टेड। तो इसमें दो केस बनते हैं कि तो ग्रेड बीम के लिए बोल रहा है। ग्रेड बीम यानी वो बीम जो हम लोग एक अंडर रिम्ड पाइल को दूसरे अंडर रिम्ड पाइल से जोड़ते हैं पाइल ग्रुपिंग के अंदर, तो उसको बोलते हैं कैपिंग बीम और ग्रेड बीम। तो ये भी आरसीसी का बना होगा। तो अगर फिक्स्ड है, दोनों तरफ फिक्स्ड है, दोनों पाइल के साथ फिक्स्ड है, तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/50 होता है। फिक्स है तो WL²/50। अगर फिक्स है तो मोमेंट की वैल्यू कम आएगी, इसलिए मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया है। अगर फिक्स है तो मोमेंट कम आता है, तो इसलिए याद रखेंगे कम वाली वैल्यू तब आएगी जब ज़्यादा वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो WL²/50। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सपोर्टेड के लिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन WL²/50। लेकिन अगर फ्री है तो उस केस में याद रखेंगे WL²/30 होता है। अगर फ्री है तो उस केस में, अगर नॉट सपोर्टेड है तो उस केस में WL²/30 याद रखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में वही ग्रेड बीम डिजाइन आर डिजाइन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ WL²/50 if the beam are supported during the construction, and for the bending moment of WL²/30 if the beam are not supported। तो नॉट सपोर्टेड है तो याद रखेंगे मोमेंट ज़्यादा आएगा, और मोमेंट ज़्यादा आने का मतलब ये है कम से डिवाइड करना हो।